सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कार्नेटिक वॉर्स किन के बीच में लड़ी गई थी। तो इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में सदर्न इंडिया के पार्ट्स में कार्नेटिक वॉर्स 3 बार हुई थी हमारी हिस्ट्री में। सो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी यानी कि 1740s के आसपास यूरोप में एक छोटा सा कंट्री होता था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में 2 लोग राजा बनना चाहते थे और दोनों को अलग अलग इंग्लिश और फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे। इंग्लिश चाहते थे उनका कैंडिडेट बने वहाँ का किंग, और फ्रेंच चाहते थे उनका कैंडिडेट वहाँ का किंग बने, ऑब्वियसली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो इसकी वजह से ऑस्ट्रिया में कौन राजा बने, इसमें लड़ाई हो गई इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में यूरोप में। और इस लड़ाई की वजह से इंडिया में भी जो इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस थी उनके बीच में एक टसल, एक राइवलरी शुरू हो गई। तो अब मैं बताता हूँ इंडिया का हाल कैसा था। बाई 1740s इंडिया में कार्नेटिक रीजन, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु में आता है, वहाँ पे मद्रास में इंग्लिश की इस्टेब्लिशमेंट थी और पौंडीचेरी में फ्रेंच की इस्टेब्लिशमेंट थी। जाहिर सी बात है ये दोनों कंट्रीज़ अपने अपने कॉलोनीज़ बनाने के चक्कर में थे पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका से लेकर एशिया तक। और इसी सिलसिले में इंडिया में भी उन्होंने अपने फोर्ट्स बना रखे थे मद्रास और पौंडीचेरी जैसे जगहों पे, और दोनों चाहते थे कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फैले इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। अब क्योंकि राइवलरी तो इन दोनों के बीच में इंडिया में भी शुरू हो गई थी, उस समय फ्रेंच के जो गवर्नर थे पौंडीचेरी में उनका नाम था डुप्ली, और वैसे ही इंग्लिश के गवर्नर थे मोर्से। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मोर्से ने अफ्रीका से अपने कुछ नेवल शिप्स मंगाए और उसका प्लान था कि वो फ्रेंच पे अटैक करे। पर ये बातें डुप्ली को पता चल गई और उसने मॉरिशस से अपने नेवल शिप्स मंगाए और अंग्रेज़ों पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का पूरा प्लान फेल हो गया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी फ्यूटाइल। डुप्ली यहीं नहीं रुका, उसने मद्रास फोर्ट पे, जो कि अंग्रेज़ों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था, वहाँ पर भी जाकर कब्जा कर लिया। सो द फोर्ट ऑफ मद्रास केम अंडर फ्रेंच। ये बातें कार्नेटिक रीजन के नवाब, जो कि अनवरुद्दीन थे, उन्हें पता चली, तो उन्हें ये चीज़ें ठीक नहीं लगी। उन्होंने दोनों जनरल्स को बुलाया और कहा कि देखिए ये मेरा रीजन है, आप दोनों मेरे रीजन में ट्रेड करने आए हैं, इसलिए आप पीसफुली रहें और आगे से आप कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। दोनों ने अनवरुद्दीन की बात मानी और फ्रेंच ने मद्रास की फोर्ट को अंग्रेज़ों को वापस कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद डुप्ली ने फिर से मद्रास फोर्ट पर अटैक किया और फिर से उस पर कब्जा कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया, उसका रीज़न ये है, आप ज़रा सोचिए, उसने इंग्लिश जैसे माइटी फोर्स को हराया था, तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई था और इस वजह से वो अपने इन्फ्लुएंस को साउथ इंडिया में और बढ़ाना चाहता था। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दोनों अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करना चाहते थे और उसे एक्सपैंड करना चाहते थे। जब उसने दोबारा मद्रास फोर्ट पर कब्जा किया, अनवरुद्दीन बौखला गया और उसने अपनी आर्मी लेकर फ्रेंच फोर्सेस के ऊपर अटैक करने का सोचा। सो ड्यू टू दिस इन 1748 बैटल ऑफ सेंट थोम हैपेंड। इन द बैटल ऑफ सेंट थोम, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फ्रेंच फोर्सेस एक्चुअली डिफीटेड अनवरुद्दीन, यानी कि द नवाब ऑफ कार्नेटिक वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच फोर्सेस इन बैटल ऑफ सेंट थोम इन द ईयर 1748। और इस लड़ाई में जीत के बाद डुप्ली का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। लकीली यूरोप में जो वॉर हो रहा था वो फाइनली एंड हो गया और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन को लेकर एक ट्रीटी हो गई। इसी ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। ये एक जगह है यूरोप में जहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी, इसलिए इसका नाम कुछ ऐसा पड़ा, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। सो इस ट्रीटी के बाद इंडिया में भी फ्रेंच और इंग्लिश ने एक दूसरे की टेरिटरीज़ को रिस्टोर कर दिया एंड दे अग्रीड टू लिव एंड रिमेन विथ पीसफुल रिलेशंस विथ ईच अदर फॉर द कमिंग 20-25 ईयर्स। सो इस तरह से पहला कार्नेटिक वॉर ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं बच्चों सेकेंड कार्नेटिक वॉर की तरफ और जानते हैं वहाँ क्या हुआ। तो अभी तक मैंने आपको कहानी बताई थी 1748 तक की, और हमने ये देखा था कि इंग्लिश और फ्रेंच अग्रीड टू लिव पीसफुली विथ ईच अदर। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये कॉलोनियल पावर्स थे और इन्हें हमेशा इसी की पड़ी रहती थी कि कैसे हम अपनी कॉलोनीज़ को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स को एक्सपैंड करें। और क्योंकि डुप्ली एक अच्छे फेवरेबल पोजीशन में था
उसका जो कॉन्फिडेंस था, मोरल था, वो भी बहुत हाई था, क्योंकि उसने अनवरुद्दीन को हराया था, अंग्रेज़ों के फोर्ट पे कब्जा किया था। तो इसकी वजह से वो चाहता था कि वो अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखे, उसे और बढ़ाए, और इसकी वजह से उसने साउथ इंडिया के जो स्टेट्स थे उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल देना शुरू किया। अब मैं आपको बताता हूँ उस समय साउथ इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स कैसे थे, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी। कार्नेटिक के नवाब अनवरुद्दीन हुआ करते थे और हैदराबाद के नवाब नसीर जंग हुआ करते थे। कार्नेटिक रीजन में अनवरुद्दीन को रिप्लेस कर चंदा साहिब खुद नवाब बनना चाहता था, और कुछ ऐसी ही स्टोरी हैदराबाद की थी जहां नसीर जंग को रिप्लेस कर मुजफ्फर जंग खुद नवाब बनना चाहता था। डुप्ली जो कि फ्रेंच गवर्नर था, उसने इन चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और उसे लगा कि उसे इंटरफेयर करना चाहिए, और उसने चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग की एस्पिरेशंस में उन्हें हेल्प करने की डिसीज़न ली। तो फाइनली चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच की एक अलायंस बनी, और उन्होंने बैटल ऑफ आम्बर जो कि 1749 में लड़ी गई थी, उसमें अनवरुद्दीन को मार दिया। सो अनवरुद्दीन वॉज किल्ड बाई चंदा साहिब इन द बैटल ऑफ आम्बर इन द ईयर 1749, आफ्टर विच चंदा साहिब बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटिक रीजन एंड दिस अलायंस गॉट सक्सेसफुल। मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था, वो जाकर तिरुचिरापल्ली के फोर्ट में छिप गया। इसके आगे क्या हुआ, जाहिर सी बात है, इनका अगला जो टारगेट था वो हैदराबाद स्टेट था, जहां पर इन्होंने मिलकर फिर से नासिर जंग जो कि उस समय का नवाब हुआ करता था हैदराबाद का, उसे हरा दिया, एंड मुजफ्फर जंग बिकेम द न्यू नवाब ऑफ हैदराबाद। सो इन द ईयर 1750 नासिर जंग वॉज रिप्लेस्ड बाई मुजफ्फर जंग। इवन मुजफ्फर जंग वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाई सलाबत जंग। तो हमने क्या देखा कि फ्रेंच फोर्सेस चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग के साथ अलायंस बनाकर पूरी तरह से पॉलिटिकल डिसऑर्डर ला चुके थे साउथ इंडिया में, यानी कि फ्रेंच अंडर डुप्ली वर हैविंग अ ग्रेट एंड पावरफुल पोजीशन इन साउथ इंडिया। विक्ट्री को वो बार बार टेस्ट कर रहे थे और इसलिए उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई था। लेकिन अंग्रेज भी चुप बैठने वाले नहीं थे। अंग्रेज फोर्सेस जो थे वो भी इन सारी चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे। सो इन द ईयर 1751 कार्नेटिक का जो नवाब था चंदा साहिब, ही वॉज एक्चुअली किल्ड बाई रॉबर्ट क्लाइव, द देन गवर्नर ऑफ इंग्लिश। सो रॉबर्ट क्लाइव किल्ड चंदा साहिब इन द ईयर 1751, और उसके बाद उसने हैदराबाद पे भी अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। कार्नेटिक रीजन में उसने अनवरुद्दीन के सन मोहम्मद अली को फिर से नवाब बना दिया, और हैदराबाद में भी अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। तो इस तरह से इंग्लिश और फ्रेंच दोनों के बीच में टसल चलती रही, राइवलरी चलती रही, टिल द ईयर 1755 व्हेन ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हैपेंड। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक बहुत ही शातिर इंसान था, उसे पता था कि जब तक फ्रेंच गवर्नर डुप्ली इंडिया में है, अंग्रेजों के एस्पिरेशंस रियलिटी नहीं होने वाले हैं, यानी कि डुप्ली हमेशा उनके बीच में खड़ा रहेगा। इंग्लिश एस्टैब्लिशमेंट्स के ग्रोथ के आगे वो हमेशा खड़ा रहेगा, यानी कि वो एक सिरदर्द बन चुका था इंग्लिश फोर्सेस के लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने चालाकी दिखाते हुए फ्रेंच गवर्नमेंट को ब्राइब किया और कहा कि आप डुप्ली को यहाँ से वापस बुलाओ और नए गवर्नर को यहाँ इंडिया भेजो। फ्रेंच गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग ब्राइब्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव आस्क्ड डुप्ली टू रिटर्न एंड अपॉइंटेड गोडिव एज द न्यू गवर्नर। सो नया फ्रेंच गवर्नर गोडिव इंडिया में आया और डुप्ली वापस फ्रांस चला गया। अंग्रेज़ों ने एक बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल जीत इस ट्रीटी के बाद हासिल की, और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि द फ्रेंच गवर्नर डुप्ली, जो कि पिछले 10, 12, 15 सालों से इनके लिए सिरदर्द बना हुआ था, ही वॉज नो मोर देयर इन इंडिया टू बी अ पेन फॉर द इंग्लिश फोर्सेस। सो इस तरह से 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई। याद रखने वाली बातें यहाँ पर यह है कि 1749 में बैटल ऑफ आम्बर हुई, 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। ये माइन्यूट डिटेल्स हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ सेकेंड कार्नेटिक वॉर फिनिश हुआ। अब बढ़ते हैं बच्चों थर्ड कार्नेटिक वॉर की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या हुआ। तो अभी तक हमने कहानी जाना 1755 तक,
अब यहाँ से शुरू होती है थर्ड कार्नेटिक वॉर। सो फिर से यूरोप में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हमने देखा ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुई थी अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में, और ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वॉर रुक गया था। अंग्रेज और फ्रेंच एक दूसरे के साथ यूरोप में पीसफुली रहने के लिए अग्री हुए थे, लेकिन फिर से एक बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई यूरोप में, और फिर से एक बार वॉर छिड़ गया अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, और इसे ही हम फेमसली कहते हैं 7 Years वॉर विच हैपेंड बिटवीन 1756 एंड 1763। ठीक है, सो 1756 से 1763 तक 7 Years वॉर हुआ अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसे काफ़ी इफेक्ट इंडिया में भी हुआ, और एक बार फिर से इंग्लिश और फ्रेंच ट्रूप्स एक दूसरे के लिए हॉस्टाइल हो गए इंडिया में भी। तो फिर से जो कि वॉर शांत हुआ था 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ, सदर्न इंडिया में फिर से एक बार हलचल तेज हुई और हॉस्टाइल रिलेशंस फिर से बढ़ते गए इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। तो हुआ ये कि 1756 के बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ फिर से हुई इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में सदर्न इंडिया में, लेकिन इस बार अंग्रेज बहुत ही माइटी फोर्स थे। इंग्लिश वर फार मोर पावरफुल दिस टाइम एंड फ्रेंच कुड नॉट मैच विथ इंग्लिश। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि 1757 में इंग्लिश डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल, आफ्टर विच दे एक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम बंगाल, थ्रू विच दे स्ट्रेंथेंड देयर आर्मी, दे मेड देयर आर्मी वेरी पावरफुल। जो भी वेल्थ उन्होंने जीता था, एक्यूमुलेट किया था बंगाल से, उस धन से, उस वेल्थ से उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत ही मजबूत किया। दे मेड देयर आर्मी वेरी पावरफुल एंड नाउ दे कुड नॉट बी कंपेयर्ड विथ फ्रेंच। सो इंग्लिश वर वेरी पावरफुल बाय द ईयर 1757, और इसी की वजह से मैक्सिमम जो लड़ाइयाँ हुई उसमें इंग्लिश ने फ्रेंच फोर्सेस को बुरी तरह हराया, और फाइनली एक डिसाइसिव वार हुआ जिसे हम बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश कहते हैं, जो कि 1760 में पौंडीचेरी के आसपास के एरिया में लड़ी गई थी, जिसमें इंग्लिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे जनरल आयरकूट और फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहे थे जनरल लैली। इन दिस बैटल इंग्लिश डिसाइसिवली डिफीटेड फ्रेंच एंड कैप्चर्ड देयर टेरिटरीज ऑल ओवर। सो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश के बाद 1760 में जितने भी फ्रेंच टेरिटरीज थे इंडिया में, वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुके थे। सो इंग्लिश डिसाइसिवली डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश एंड ऑलमोस्ट कैप्चर्ड ऑल ऑफ देयर टेरिटरीज इन इंडिया। और इसी वॉर के बाद अंग्रेज़ों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला था इंडिया में, बिकॉज आफ्टर दिस बैटल इंग्लिश बिकेम द मेजर यूरोपियन सुपर पावर इन इंडिया हु कुड नॉट बी चैलेंज्ड बाई एनी अदर यूरोपियन पावर। जो भी एक थ्रेट फ्रेंच से था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। सो फाइनली इन द ईयर 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस हैपेंड, और इस ट्रीटी के तहत फ्रेंच को 2 चीज़ें रिटर्न की गई, एक फैक्ट्री ऑफ चंदरनागौर और दूसरा पौंडीचेरी। सो बोथ ऑफ दिस वर गिवन बैक टू फ्रेंच विथ अ कंडीशन। व्हाट वाज दैट कंडीशन? द कंडीशन वाज that from then onwards French will only remain a trading entity in India, which means they will only be interested in trade in India and they will not interfere in political affairs of Indian states। यानी कि अंग्रेज़ों ने इनडायरेक्टली कह दिया था आपको यहाँ रहना है तो आप सिर्फ ट्रेड करेंगे और हमारे या इंडियन स्टेट्स के किसी पॉलिटिकल अफेयर्स के बीच में नहीं आएंगे। सो आफ्टर दिस वॉर अंग्रेज़ों का फ्यूचर ब्राइट होने वाला था इंडिया में, एंड दे बिकम वेरी पावरफुल इन इंडिया, द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन सुपर पावर इन इंडिया आफ्टर ईयर 1763 एंड आफ्टर द थर्ड कार्नेटिक वॉर। फ्रेंच थ्रेट ख़त्म हो चुका था और इंग्लिश द वन एंड ओनली वन यूरोपियन पावर वॉज प्रेजेंट इन इंडिया आफ्टर दिस वॉर। सो इस तरह से ख़त्म हुआ हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर, और यहीं पे समाप्त होता है हमारा आज का लेसन अबाउट कार्नेटिक वॉर्स। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।